Hello friends, how are you? You must be doing great. This is Prashant and welcome to Next IS. Now, this is new initiative of Next IS where we're going to discuss few MCQs every day through YouTube videos. And of course, our target is prelims 2020. So this is 25th July 2020 video where we will have certain static topics as well as the current affairs topics from the Hindu newspaper. So let's directly start with the today's quiz. We have 5 questions today. We'll discuss them. So the first question is, consider the following statements. A country is classified as developing country under WTO as per the definition given by WTO statute. Once a member country is announced as developing country, it automatically becomes eligible for benefits from unilateral preference schemes of some of the developed countries, and the least developed countries they are recognized by WTO as per the designation by United Nations. See, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री जो क्लासिफिकेशन होता है WTO का दैट हैज बीन फ्रीक्वेंटली इन न्यूज. जैसे कि इफ यूएस प्रेसिडेंट क्वेश्चंस द डेवलपिंग कंट्री स्टेटस ऑफ सर्टेन कंट्रीज. ठीक है, सो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कंट्रीज क्लासिफाइड एज अ डेवलपिंग कंट्री एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय WTO स्टैट्यूट्स. मतलब देखिए, देयर इज नो सच डेफिनेशन इन WTO कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है WTO में. इस these are the members who announce themselves कि whether they are developed countries or developing countries. तो जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया हैज अनाउंस्ड इटसेल्फ. ऑफ कोर्स ये जो उनका स्टेटस है और स्टेटस की वजह से उनको जो सेपरेट कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं दैट कैन बी चैलेंज्ड बाय अदर कंट्रीज. वो चैलेंज कर सकते हैं, बट WTO डजंट हैव एनी सच डेफिनेशन एज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. उसके कोई स्टैट्यूट में सब कुछ उसके लॉज में नहीं लिखा हुआ है. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए. अगर कोई कंट्री ऑफकोर्स डेवलपिंग कंट्री क्लासिफाई होती है तो आपको पता है उनको कुछ स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है. इसका मतलब उनको कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे. WTO को जो रूल्स है वो इंप्लीमेंट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन. अब उसके आगे ये है कि अगर कोई कंट्री लेट्स से डेवलपिंग कंट्री है, सो वंस इट बिकम्स गेट्स द स्टेटस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली उसको कुछ यूनिलैटरल प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे डेवलप कंट्रीज से. इसका मतलब क्या है कि जैसे ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक सिस्टम है जिसके अंडर यूएस या कुछ डेवलप कंट्रीज क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ यूनिलैटरल कंसेशंस देती है. मतलब अगर इंडिया के लिए जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंडर अगर यूएस ने कुछ कंसेशंस दिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो इंडिया को देने की जरूरत नहीं है सिमिलर कंसेशंस टू यूएस प्रोडक्ट्स. ये यूनिलैटरल होते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली उस यूनिलैटरल प्रेफरेंसेस के लिए क्वालिफाई इंडिया नहीं है जस्ट बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री. यूएस डिसाइड करेगा केस बाय केस कि किस डेवलपिंग कंट्री को उसको यूनिलैटरल प्रेफरेंसेस देने, किसको नहीं देनी है. तो ऑटोमेटिकली ये क्वालिफाई नहीं होता है. उसके बाद ये है कि जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है वो डेजिग्नेट कैसे करता है WTO. इट डायरेक्टली टेक्स इट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस कुछ कंट्रीज को लिस्ट डेवलप कंट्रीज डेजिग्नेट करता है. सो ऐसे 47 कंट्रीज अराउंड यूनाइटेड नेशन में जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है उसमें से 36 जो है these are the member of WTO. So list developed countries जो है उसकी लिस्ट जो होती है that is actually taken by WTO directly from the UN. जो UN recognize करता है जिसको लिस्ट डेवलप कंट्रीज उसको ही WTO करता है. तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में. तो अगर आप इसका आंसर देखा जाए तो दैट विल बी डी. ठीक है, ये फर्स्ट आपका जो है ऑप्शन दैट इज रॉन्ग. ठीक है, सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड जो है दैट इज राइट. Next question. With reference to terms of trade, consider the following statements. An improvement in countries' terms of trade generally indicates that export prices have gone up as compared to import prices. An adverse movement in countries' terms of trade can lead to improvement in merchandise trade deficit. What is terms of trade? That we should know first of all. Okay. So terms of trade क्या? It is the ratio between countries' export prices to import prices. आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइजेस है और जो इंपोर्ट प्राइजेस है इंडिया की, उसका जो रेशो होगा दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो इन शॉर्ट ये क्या बताता है आपको, हाउ मच ऑफ एक्सपोर्ट्स यू रिक्वायर टू परचेस अ सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट. सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट परचेस करने के लिए आपको कितना एक्सपोर्ट करना होगा सो दैट यू कैन गेट दैट फॉरेन करेंसी. दैट इज व्हाट शोन बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो इट्स अ रेशियो बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइजेस टू इंपोर्ट प्राइजेस. हाउ दे कैलकुलेट इट,
कि आपकी जो लेट से इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इंडिया की जो एक्सपोर्ट प्राइजेस की इंडेक्स होगी तो उसका डिनोमिनेटर में होगी आपकी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइजेस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलता है। तो आपको सी एक रेशो है, ठीक है। सो व्हेन आई से इंप्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट मींस ये रेशो का वैल्यू विल इंक्रीज। एंड व्हेन विल रेशियोज वैल्यू विल इंक्रीज, व्हेन ऑफकोर्स आपकी न्यूमरेटर वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू डिक्रीज होगी। सो इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मींस दिस रेशियो की वैल्यू इज इंक्रीजिंग। मतलब सो देखिए, when that improvement will happen, if export prices have gone up as import prices have either maintained, मतलब ये export prices आपकी कंट्री की बढ़ गई और import prices एक तो सेम ही है या फिर कम हो चुकी है, उस केस में आपको ये वैल्यू बढ़ेगी, सो इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। या फिर एक्सपोर्ट प्राइसेस आपकी घट गई लेकिन इंपोर्ट प्राइसेस उससे भी कम हो चुकी है, सो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी इंप्रूवमेंट होगी। एक्सपोर्ट प्राइसेस अगर आपकी स्टडी है व्हाइल इंपोर्ट प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड, उस केस में भी आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। सो अगर इंप्रूवमेंट होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड में तो आप एवरी यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट के साथ यू कैन बाय मोर यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ चुकी है तो आप ज्यादा पैसा कमाते हो एक्सपोर्ट से, और इंपोर्ट प्राइसेस से फिर आपको इंपोर्ट उससे कॉम्पेंसेट कर सकते हो। लेकिन एडवांस मूवमेंट क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, ऑफकोर्स एडवांस मूवमेंट मतलब ये रेशियो जो है वो डिक्रीज हो चुका है, रेशियो इज नाउ डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि मे बी आपकी इंपोर्ट प्राइसेस इज इंक्रीजिंग और एक्सपोर्ट प्राइस इज डिक्रीजिंग। तो उससे क्या होगा, अगर एडवर्स मूवमेंट होगी तो उसका एक इफेक्ट ये हो सकता है कि आपका एक ऑफकोर्स आपकी इंपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो गई, अगर इंपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो मे बी आपका इंपोर्ट माइट गेट डिक्रीज्ड, और अगर इंपोर्ट डिक्रीज होता है तो ऑफकोर्स आपका ट्रेड डेफिसिट है वो इंप्रूव होगा, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट आपका कम हो चुका है, बिकॉज आर इंपोर्ट्स आर कॉस्टलियर नाउ। तो यही फिनोमेना इंडिया में 2017-18 से देखी गई है कि आपका जो ट्रेड बैलेंस है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हैज डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज आपका टीओटी है उसमें एडवर्स मूवमेंट हुई है, तो बिकॉज एडवर्स मूवमेंट इज देयर इन टीओटी, इंपोर्ट प्राइसेस हैव गॉन अप, बिकॉज इंपोर्ट प्राइसेस हैव गॉन अप, आपका इंपोर्ट ओवरऑल जो है वो कम हो चुका है। सो नाउ यू सी आपका जो आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी, ठीक है। एन इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन कंट्रीज टीओटी जनरली इंडिकेट दैट एक्सपोर्ट प्राइसेस हैव गॉन अप एज कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइस। यस, एडवर्स मूवमेंट इन कंट्रीज टीओटी कैन लीड टू इंप्रूवमेंट इन मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एनपीएस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको एनपीए के रिलेटेड दिया है एंड इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। आपको इससे जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो पॉइंट आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये अब हमने क्यों क्वेश्चन लिया है, देखिए आज के द हिंदू में यू हैव दिस न्यूज, बैंक्स ग्रॉस एनपीए में क्लाइम टू एज मच एज 14.7% बाय मार्च 2021। दैट्स व्हाट आरबीआई सेइंग कि बैंक्स की जो ग्रॉस एनपीए है आपकी दैट माइट क्लाइम टू 14.7%, जो आपकी मार्च 2020 में अराउंड 8.5% थी, ठीक है। सो उसी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज देयर। सो क्या फर्स्ट है, ग्रॉस एनपीएस इज अ टर्म यूज्ड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू रेफर टू सम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और लोन्स लेस प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल असेट्स। फिर ये विच एसेट इज क्लासिफाइड लॉस एसेट, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है। और थर्ड इज ग्रॉस एनपीएस ऑफ इंडियन बैंक्स हैव शोन स्टडी इंक्रीज इन लास्ट 5 years। तो ये एक ही क्वेश्चन में हमने ऑलमोस्ट एनपी की कॉन्सेप्ट्स और उसका जो ट्रेंड है 5 years का वो हम कवर कर सकते हैं। So which of the following statements, which of the above statements are not correct? That's what is it asked. So what are NPS? First of all, we know NPS are what? These are the loans or advance for which principal or interest payment is overdue for period of 90 days. अगर 90 days तक, let's say अगर आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको पे करना है आज, लेकिन आज के बाद आपने 90 days फिर भी उसको पे नहीं किया लोन पे, so that is classified then as a NPA। लेकिन जो NPS जो होती है उसको फर्दर सब क्लासिफाई किया जाता है, बैंक्स को करना पड़ता है इन 3 कैटेगरीज में, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है, इफ असेट रिमेन्स NPA फॉर अप टू 12 months, अगर 12 months तक अगर कोई एसेट NPA होती है और उसके कम पीरियड में भी इफ इट रिमेन्स NPA देन इट इज अ सब स्टैंडर्ड असेट। इफ डाउटफुल असेट क्या होती है, if that particular asset remains substandard category for 12 months, अगर कोई asset
सब स्टैंडर्ड असेट 12 मंथ्स तक रहती है तो दैट इज डाउटफुल असेट. सो बेसिकली अगर आपकी कोई असेट इज एनपीए फॉर 12 मंथ्स देन इट बिकम सबस्टैंडर्ड. ठीक है. इफ इट इज सबस्टैंडर्ड फॉर फर्दर 12 मंथ्स तो दैट बिकम्स डाउटफुल. ठीक है. इसका मतलब टोटल अगर 24 मंथ्स अगर वो एनपीए है तो दैट बिकम्स अ डाउटफुल असेट. लॉस असेट क्या होती है? ये आरबीआई की डेफिनेशन से क्या है? लॉस एसेट इज कंसिडर्ड एज अनकलेक्टेबल असेट. ऐसे एसेट होगी को बैंक्स आपको लगता है कि दे मे नॉट बी एबल टू रिकवर इट, तो उसको लॉस एसेट क्लासिफाई करेंगे ऑफकोर्स. सो ऑफकोर्स कुछ रिकवरी उसमें से हो सकती है इफ एफर्ट्स आर टेकन, लेकिन फिर भी दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस एसेट. सो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल? सो अगर आप हमारे क्वेश्चन में आए, देखिए an asset would be classified as a loss asset if it remained NPA for 18 months. देखिए अगर NPA 18 months तक रहती है तो that is will be classified as a, आप देखिए, डाउटफुल असेट, नॉट अ लॉस असेट. ठीक है. 18 मंथ्स तक तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. 24 मंथ्स इफ एसेट इज एनपीए स्टिल इट विल बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल असेट. ठीक है. सो लॉस असेट ये होती है कि जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. अब आप देखिए दो इसमें कॉन्सेप्ट होती है, एक होती है ग्रॉस एनपीए और दूसरी होती है नेट एनपीए. सो ग्रॉस एनपीए मतलब क्या है? जो टोटल आपकी एनपीए होती है बैंक की, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस एनपीए. जितने भी लोन्स और एडवांसेस एनपीए होते हैं दैट इज ग्रॉस एनपीए. सो लेट्स से एक बैंक का बाय द एंड ऑफ द ईयर ग्रॉस एनपीए हो सकती है 100 करोड़. ठीक है. और नेट, लेकिन क्या होता है कि नेट एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस होता है. नेट एनपीएज आर gross NPAs minus provisions. What does it mean? Minus provision. What does it mean? कि अगर लेट से बैंक को लगता है कि उसकी ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ हो सकती है बाय द एंड ऑफ ईयर, तो उसके लिए बैंक क्या करती है कि अराउंड लेट से 20 करोड़ 30 करोड़ सेपरेट रखेगी अपने पास, ये एनपीएस कॉम्पेंसेट करने के लिए. क्योंकि उसको लगता है कि 100 करोड़ में से लेट से 80 करोड़ रिकवर हो सकते हैं, 20 करोड़ नहीं रिकवर हो सकते, तो उसके लिए कुछ सेपरेट प्रोविजन करके रखता है बैंक अपने लिए. 20 करोड़ आपके पास खुद के पास रखता है सेपरेटली. दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर एनपीएस. तो अगर ये आप प्रोविजन उसमें से माइनस कर दो, जो 80 करोड़ आपके पास रहते हैं, दैट इज योर नेट एनपीएस. ठीक है. सो ग्रॉस एनपीएस माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट एनपीएस. और ग्रॉस एनपीएस क्या होती है? ओवरऑल आपकी एनपीएस होती है. तो आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ग्रॉस एनपीए, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रॉस एनपीए इज अ टर्म यूज्ड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू रेफर द सम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट लेस प्रोविजन ऑफ बैड और डाउटफुल असेट. नहीं, ग्रॉस एनपीएस नहीं है, ये नेट एनपीएस है. नेट एनपीएस मींस सम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट माइनस जो प्रोविजंस होती है बैड लोन्स के लिए, ये होती है. और ग्रॉस एनपीएस ऑफ इंडियन बैंक्स हैव शोन स्टडी इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स. देखिए आप लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखी जाए आप, तो आपकी एनपीएस जो है, यू सी फ्रॉम 2013 से एनपीएस शोन स्टडी इंक्रीज, एनपीएस इंक्रीज ही होती गई ऑलमोस्ट 2018 तक. 2018 तक आपकी मार्च 2018 में आपकी एनपीएस जो थी ग्रॉस, दैट वाज अराउंड 11.2%. ठीक है. लेकिन 19 में इट डिक्रीज्ड. ठीक है. 19 में इट डिक्रीज. सो स्टडी इंक्रीज नहीं हुई. यस ऑफ कोर्स लास्ट अगर 5 ईयर्स आप देखा जाए 2015 से 18 तक स्टडी इंक्रीज हुई थी, लेकिन 19 में इट डिक्रीज्ड. तो एक ईयर के बाद ये कम हो गई थी ऑफकोर्स. तो ये आपका आंसर जो यहाँ पे, ये भी एक्चुअली स्टेटमेंट जो है गलत है. सो तीनों भी स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है और आपको रॉन्ग ही आइडेंटिफाई करने हैं. तो ऑफकोर्स आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is does not attract disqualification under anti defection law? देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से न्यूज में हमेशा न्यूज में रहता है. व्हाई? बिकॉज राजस्थान, यूसी राजस्थान में क्या हुआ था, अभी द हिंदू में न्यूज है कि राजस्थान असेंबली में देयर इज डिफेक्शन बाय सर्टेन एमएलएस, कुछ रिबेल एमएलएस इज देयर. सो ये पॉलिटिकल इशू है. वी नीड नॉट टू नो अबाउट दैट पॉलिटिकल इशू कि हु इज राइट, हु इज विच पार्टी इज रॉन्ग. हमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसके रिगार्डिंग जो लॉज है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, फिर मेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यू कैन एनालाइज द इशू, राइट. सो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग आपको एक आर्टिकल भी है आज द हिंदू में, एक एडिटोरियल में, और उसकी रिगार्डिंग न्यूज भी है. सो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10th शेड्यूल ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. सो ये जो
MPs है, MLAs, legislators है, they defect from one party to another party or sometimes they defy the decision of their own party. तो इस पर्टिकुलर चीज के वजह से क्या होता था, काफी इनस्टेबिलिटी होती थी गवर्नमेंट्स में. सो इसको कम करने के लिए देयर वाज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ. सो इट बेसिकली टेल्स द प्रोसीजर की और ग्राउंड्स बताता है कि किस इसमें ये डिफेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन होगा कुछ एमपीज का, एमएलएस का अगर होगा तो, अगर ये डिफेक्शन करते हैं तो. ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन? दैट इज ऑफ कोर्स डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस और चेयरमैन ऑफ द हाउस. ठीक है, ये डिसाइड करता है. और ओरिजिनली एक्चुअली इट वाज कंसीडर्ड कि हिज डिसीजन वाज फाइनल, कि फिर इसके अपील नहीं होगा ऑन दैट थिंग, लेकिन अब ऐसा नहीं है. तो ये अप्लाई करता है ऑफकोर्स बोथ पार्लियामेंट के लिए और स्टेट असेंबली के लिए. ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. तो ऑफकोर्स न्यूज में से आपको पता ही चलता है ये कि अभी स्टेट असेंबली का इशू है तो कोर्ट में देयर हैज बीन अपील. ठीक है, सो डिस्क्वालिफिकेशन किस किस केस में होता है? अगर मेंबर है हाउस का, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द पार्टी मेंबरशिप, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. वोट करता है वो पार्टी मेंबर, पार्टी ने अगर कहा है कि वोट करो इस पर्टिकुलर इशू के फेवर में, अगर उसके अगेंस्ट वोट करता है या फिर, तो उस केस में भी ऑफ कोर्स उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है इसमें. अगर नॉमिनेटेड मेंबर है एंड इफ ही ज्वाइंस द पार्टी, अगर नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस द पार्टी आफ्टर 6 months ही बिकम्स अ लेजिस्लेटर, तो अगर 6 months के पहले अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, पार्टी ज्वाइन करता है कोई, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है. लेकिन 6 months के बाद, इलेक्शन के बाद 6 months के बाद इफ इट इज, अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर हुआ है और उसके बाद 6 months के बाद उसने पार्टी में जो है, सॉरी नॉमिनेटेड मेंबर है तो इलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर अगर होता है और उसके बाद 6 months के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. 6 months के पहले ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. तो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखो तो व्हाट इट इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. So if a member of house belonging to a political party gives up the membership of this political party, anti-defection law attract होता है. If independent candidate joins the political party after election, he may be disqualified. If a nominated member joins the party within 2 months after he becomes a member of legislature, नहीं. After 6 months अगर ये ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को ही, then only he will be disqualified, not within 2 months or 6 months तक. तो ये देखिए आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का. ठीक है, सो इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ मेंबर स्प्लिट करते हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्जर करते हैं, और उस स्प्लिट के इसमें अगर 2/3 कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप एंड दे देन डिफेक्ट एंड ज्वाइन द अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो उस केस में ऑफ कोर्स देयर विल बी नो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. और जो 1/3 हो रहते हैं उन पे भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है. एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि पहले ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इट वाज सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, दैट विल नॉट बी, दैट इज फाइनल डिसीजन. लेकिन ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अगेन अगेन सेड कि दैट इज ऑलवेज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, और वही केस अगर आप देखी जाए तो अभी चल रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कंसिडर द following statements. With reference to National Green Tribunal, consider the following statements. It is a specialized body set up under Environment Protection Act and chairperson is appointed by central government in consultation with Chief Justice of India. अब देखिए ये कोई दिल्ली गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई केस थी और दिल्ली गवर्नमेंट हैड गिवन सर्टेन एक्सप्लेनेशन टू एनजीटी. तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज, आज भी ये न्यूज में था द हिंदू में, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन. So what is National Green Tribunal? Of course ये एक ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है which disposes of the cases or this actually takes the cases which are regarding the environmental protection and conservation. तो उसके लिए एक सेपरेट ट्राइब्यूनल है, उसके रिलेटेड जो भी केसेस है दैट आर टेकन अप बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. तो ये किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट. तो अगर आप देखा जाए इसमें तो इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, एनजीटी एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट की अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, नाउ एनजीटी का क्या है कि दैट इज एक्चुअली मैंडेटेड टू डिस्पोज ऑफ केसेस विद इन 6 months. ऐसे नहीं कि एवरी केस इज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months, लेकिन उसका मैंडेट है कि दे शुड डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम. इसके कुछ सीट्स है, प्रिंसिपल जो बेंच है सीट है इसका न्यू दिल्ली में, और फिर और 4 जगह पे है, दैट इज भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड
चेन्नई, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, इसमें इसके बाकी बेंचेस है। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिए, जैसे कि जनरली क्या होता है, इट विल बी न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, लेकिन मुंबई में नहीं है, उसकी जगह आप देखिए तो भोपाल और पुणे में है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, चेयरमैन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये दो टाइप के इसमें मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। सो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं और एलिजिबल नहीं है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इसको ऑफकोर्स, और इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चेयरमैन इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दैट इज अपॉइंटेड ऑफकोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो टाइप के मेंबर्स होते हैं, इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो सिलेक्शन कमेटी जो है दैट एक्चुअली अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स, सिलेक्ट द अदर मेंबर्स। कौन से जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर जो है। सो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं एनजीटी में। तो एनजीटी का क्या है जुडिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सिविल केसेस है इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, दैट इज टेकन अप बाय द एनजीटी, that can be taken up by the NGT. It's not like every time it is taken up by the NGT. ठीक है, उसके बाद ये कोड ऑफ जो सिविल प्रोसीजर है उससे ये बाउंड नहीं है कि सिविल प्रोसीजर जो कोड है 1908 का, उसी हिसाब से हर क्वेश्चन डिस्पोज ऑफ नहीं करना होता है इनको। दे कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि ये जो है स्पेशलाइज केसेस है। काफी केसेस जो होती है एनवायरमेंट के रिलेटेड होती है, उनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, ये सारी चीजें माइंड में रख के आपको अपने डिसीजन देने होते हैं। सो ये रिलीफ एंड कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है टू द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन। कोई अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसके लिए रेस्टोरेशन प्रोवाइड कर सकता है ऑफ कोर्स। और जो भी डिसीजन होता है इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ कोर्स। दिस कैन इवन प्रोवाइड द इम्प्रिजनमेंट टू द पीपल जो वायलेट करते हैं सर्टन लॉज इन द एनवायरमेंट। सो कौन से लॉज के रिलेटेड केसेस ये ले सकता है, दैट विल सी। सो फर्स्ट, उसके पहले आप देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट आपका है सही, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका होगा यहाँ पे बी। तो कुछ लॉज है उसके अंडर जो केसेस है दैट आर कैन बी टेकन अप बाय द एनजीटी, जैसे वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट है, उसके बाद फॉरेस्ट वाटर सेस एक्ट है, उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स के अंडर जो केसेस है इसमें है आप ले सकते, मतलब एनजीटी कैन टेक अप दिस केसेस। तो ये हुआ आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये आप हमारे आज की ये क्वेश्चंस थे, दिस आर द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस टुडे। 1 और 2 वेयर स्टैटिक टॉपिक में भी थे ऑफ कोर्स, और बाकी जो क्वेश्चंस थे देयर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। फाइन, सो यही हम इनिशिएटिव वी विल कायम रखेंगे ऑफ कोर्स। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, द कॉन्टैक्ट नंबर आई हैव गिवन देयर। स्टे हेल्दी, stay safe, stay strong and stay positive. Thank you.